ये कहानी उन दिनों की है जब विनाशकारी युद्धों के चलते पृथ्वी पर तापमान हद से ज्यादा बढ़ने लगा था। बर्फ पिघलने लगे, इंसानों पर आफत आ पड़ी, पेड़ पौधे जीव जंतु तेजी से खत्म होने लगे। तो वैज्ञानिकों ने तापमान कम करने के लिए कुछ प्रयोग किए ताकि सब कुछ पहले जैसा किया जा सके। लेकिन इस प्रयोग से पृथ्वी बर्फ के गोले में तब्दील हो गई। ऐसा होगा एक विल्फर्ड नामी शख्स को बहुत पहले से ही अंदाजा था। इसी दिन के लिए उसने पहले से ही एक फायर ट्रेन का निर्माण कर रखा था जिसका नाम था स्नोपीसर, जो कि 1001 डिब्बों की लंबी ट्रेन है। इंसानियत खत्म होने के कगार पर है। ऐसे में जिनके पास अथाह पैसा है उन्हें तो विल्फर्ड की ट्रेन की टिकट मिल गई, पर आम लोगों को ठंड में मरने के लिए छोड़ दिया गया। उनके पास बचने का और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने ट्रेन पर धावा बोल दिया। काफी सारे बिना टिकट वाले ट्रेन पर चढ़ने में कामयाब हुए, हजारों की तादाद में मारे गए। देखते ही देखते ट्रेन चल पड़ी जो बिना रुके पूरे पृथ्वी की चक्कर लगाती रहेगी, क्योंकि अगर रुके तो ठंड के चलते इंजन वगैरह सब कुछ सीज हो जाएंगे और पूरी इंसानियत खत्म हो जाएगी। ये है एंड्रे लेटन, जो अब ट्रेन में जाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, क्योंकि खाने पीने की सारी सुख सुविधाएं आगे की बोगियों में है। इन्हें अंदर घुसने से रोकने के लिए कमांडर ग्रे डटे हुए हैं। फिलहाल तो वे बिना टिकट घुसने वालों को पीछे की बोगियों में बंद करने में कामयाब हुए, पर यह तो बगावत की सिर्फ शुरुआत भर थी जो नेक्स्ट लेवल तक जाने वाली है। कमाल की सीरीज है जिसे एक व्यूअर के रिक्वेस्ट पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। ये है इस ट्रेन की आवाज मेलेनी कैविल, जो प्रतिदिन की तरह सभी यात्रियों को सूचित कर रही है। आज स्नोपाइसर को चले 6 साल 9 महीने और 26 दिन हो चुके हैं। बाहर का तापमान है -120 डिग्री सेल्सियस, जिसका मतलब जिन्होंने स्नोपाइसर पर भरोसा जताया दुनिया में सिर्फ वही लोग बचे हुए हैं। मिस्टर विल्फर्ड ने उन यात्रियों पर भी रहम बरपा जो बिना टिकट ट्रेन के पिछली बोगियों में जबरन घुसाए थे। उन्हें वो टैलीज बुलाते हैं। प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे उन्हें खाना दिया जाता है। हालांकि पहले उन्हें भरपूर राशन मिलता था, जिसे घटाकर अब आधा कर दिया गया है। टैलीज भड़के हुए हैं, पर उनसे बात लात घूंसों से ही की जाती है। जैसे जैसे रिसोर्सेस खत्म हो रहे हैं, इसका सीधा असर टैलीज पर हो रहा है। ऐसे तो वे भूख से मर जाएंगे। जाहिर सी बात है, रिसोर्सेस खत्म होने के चलते पहले टैलीज मरेंगे, फिर थर्ड क्लास, सेकंड, सबसे आखिर में उन अमीरों का नंबर आएगा जिन्होंने इस ट्रेन को बनाने में विल्फर्ड इंडस्ट्रीज पर पैसा लगाया है। इन्हें अगर सरवाइव करना है तो जल्द ही इसका हल निकालना होगा। तख्ता पलट ही आखिरी ऑप्शन है। एक बार फिर से पूरे जोशो खरोश के साथ बगावत करना ही होगा। लेटन उसी के बंदोबस्त में लगा था। हर सुबह 8 बजे टेल में ब्रेकमैन्स के आने से लेकर वापस जाने तक तकरीबन 1 मिनट 30 सेकंड लगते हैं। इन्हीं 1.5 मिनट में उन्हें 2 दरवाजों को पार करना होगा। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं है। पिछले बगावत में 60 टैलीज को गंवाने के बाद वे सिर्फ 2 बोगी ही पार कर पाए थे। सजा के तौर पर 6 टैलीज के हाथ भी तोड़ दिए गए, जिनमें से एक थे ओल्ड इवान। अगर इस बार वे 10-12 बोगी भी पार कर ले तो किसी जरूरी हिस्से पर उनका कब्जा होगा। तब वे कहीं जाकर अपनी बात उनके सामने रख सकेंगे। वही लेटन चिंदी चोरी नहीं बल्कि पूरे ट्रेन को हथियाने के फिराक में था। उसके गुप्तचर 6 अलग अलग बोगियों में मौजूद थे, जो अब तक महज 10-12 बोगियों के बनावट की जानकारी जुटा पाए थे। इनके पास आगे के बोगियों की जितनी जानकारी होगी उनके लिए उतना ही आसान होगा। लेटन उनका लीडर था, उसकी बात सभी मानते थे। इधर थर्ड क्लास में कोई सीरियल किलर उभरा है जो लोगों का लिंक काटकर मर्डर कर रहा है। इससे पहले कि ये बात अब क्लास के यात्रियों में फैले, मेलेनी इस टॉपिक को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती थी, क्योंकि अमीर लोग ठाट बाट से रहने के लिए विल्फर्ड इंडस्ट्री पर पैसे लुटाए थे, न कि डर के साये में रहने के लिए। मेलेनी ने रूथ वॉर्डल को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। देखते ही देखते एंड्रे लेटन को पकड़ लिया गया। टैलीज चाहकर भी कुछ नहीं कर सके। बकायदा लेटन को नहलाया धुलाया गया, मेडिकल जांच हुई, फिर जाकर बेस्ट नामी ब्रेकमैन उसे एक गुप्त रास्ते से लेकर अपने बॉस सैम रॉच के सामने हाजिर की। उसके सामने लजीज ब्रेड रखे गए। इन 6 सालों में पहली बार ब्रेड को देख उसकी आंखें चमक उठी, जुबान लपलपाने लगी। वैसे अगर वो चाहे तो ऐसे ही लजीज पकवान हर रोज खा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे एक मर्डर केस सुलझाना होगा। भाई साहब, लेटन इस ट्रेन में इकलौता होमिसाइड डिटेक्टिव था। ये बात इस ट्रेन के मालिक मिस्टर विल्फर्ड को जैसे ही पता चली, उन्होंने लेटन को उठवा लिया। कुछ दिन पहले ही उस सीरियल किलर ने शॉन वाइज नामक शख्स के हाथ पैर तथा लिंग को काटकर मार डाला,
जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में वर्कर था। उसके शरीर से हाथ पैर तथा लिंग गायब थे। इनके लाख समझाने बुझाने के बावजूद लेटन उनकी मदद करने को राजी नहीं हुआ, तो उसे वापस टेल में छोड़ने के बजाय जेल में डाल दिया गया। फिर हॉस्पिटैलिटी की हेड मेलेनी उससे मिली, बताई कि 2 साल पहले भी कुछ इसी तरीके से कत्ल हुआ था, जिसकी सजा एक निकी जेनेट नामी लड़की भुगत रही है। उनके लोग सही कातिल तक पहुंचने में नाकाम रहे, इसीलिए मिस्टर विल्फोर्ड चाहते हैं कि लेटन को ये केस दिया जाए। मतलब उसके पास ट्रेन डिटेक्टिव बनने का शानदार मौका है। यहाँ की हर चीज उसके लिए उपलब्ध होगी। वो जिस दरवाजे के पीछे जाना चाहे उसे खोल दिया जाएगा। उनके हरे भरे बगान देख लेटन भौंचक्का रह गया। पता चला कि इसी प्रकार के और 100 बोगियां हैं, फिर भी वे अपना खाना उनसे शेयर नहीं करते। ये है डॉक्टर तेजस, जिनके देख रेख में कैदियों को रखा जाता है, जो अपनी सजा इन ड्रावर्स में बेहोशी की हालत में काटते हैं। इन्हीं में निकी जेनेट को भी रखा गया है, जिसे 2 साल पहले कत्ल की सजा हुई थी। हालांकि असली कातिल तो अभी भी फरार चल रहा है। सस्पेक्ट वगैरह की जानकारी देना रोच के ऊपर छोड़ मेलेनी वापस लौट गई। निकी जेनेट 3rd क्लास के नाइट क्लब में सिंगर थी। ये इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला पहले वहीं से शुरू किए। ये है इस नाइट क्लब की मालिका मिस ऑड्री, जिनके संगीत के हजारों दीवाने हैं। प्रोग्राम खत्म होने के बाद रॉच लेटन का उनसे परिचय करवाया। बताया कि इस बार कत्ल की तहकीकात लेटन कर रहा है। निकी जेनेट, जिसे 2 साल पहले कत्ल की सजा हुई थी, मिस ऑड्री उसकी खास फ्रेंड थी। वे साथ में ही सिंगिंग किया करते थे। जब उसे कत्ल के झूठे केस में फंसाया गया तो ऑड्री चाहकर भी उसे सजा से बचा नहीं सकी थी। उस पर जबरन कत्ल का इल्जाम लगाकर ड्रावर में डाल दिया गया। इस बार भी उन्हीं के क्लब की एक लड़की को निशाना बनाया जा रहा है। जब असली कातिल मिलता नहीं तो घानी उनके सिर गिराई जाती है। पता चला कि वो सस्पेक्ट कोई और नहीं बल्कि लेटन की पूर्व पत्नी ज़ारा थी। कुछ साल पहले टेल की एक महिला के लिए 3rd क्लास के नाइट क्लब में काम करने का ऑफर मिला था, साथ में 3rd क्लास में ही रहने खाने की जगह। पूरे टेल में एक ज़ारा ही थी जो गद्दार निकली। उसने टेल की लाइफ से छुटकारा पाने के लिए लेटन को भी छोड़ दिया, जो कि उससे बहुत प्यार करता था। खैर, ज़ारा के यहाँ आने के बाद उसकी लाइफ में शॉन वाइज आया। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, पर कुछ दिनों पहले ही किसी ने उसे बड़ी बर्बरता से मार डाला और अब उसके कत्ल का इल्जाम ज़ारा पर लगने वाला है। बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए उसने उनको लेटन के बारे में बताया कि वो होमिसाइड डिटेक्टिव है, एक वही है जो उस कातिल तक पहुंच सकता है। मतलब इस तरह उन्हें लेटन के बारे में पता चला। दूसरी तरफ ओल्ड इवान के फांसी लगाने से टेल में मातम पसर चुका है। उनके मरने से बगावत की लहर फिर से जोर पकड़ने लगी है। देखते ही देखते बूढ़े इवान के नाम पर बगावत की गूंज उठने लगी, जिसकी अगुवाई पाइक कर रहा है। दूसरी ओर थी लेटन की प्रेमिका जोजी, उसका बेटा माइक और टेल का सबसे ताकतवर इंसान स्ट्रॉन्ग बॉय। इनके पास दरवाजा खुलवाने का सुनहरा मौका था। ओल्ड इवान ने फांसी लगा ली। नियम के अनुसार उन्हें लाश को फौरन वहां से हटाना होगा। सभी टेली हाथ में हरवा हथियार लेकर धावा बोलने के लिए तैयार थे। दरवाजा खुलते ही उन पर कहर बनकर टूट पड़े। कई सिक्योरिटी गार्ड मारे गए, कुछ भाग खड़े हुए। इनका स्ट्रॉन्ग बॉय अकेले दर्जनों पर भारी पड़ रहा था। दरअसल इसी दिन के लिए टेलीज अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा खाना जोड़कर उसको खिलाया करते थे। ले दे के मुश्किल से अभी वो 2 बोगी कब्जा किए होंगे, तब तक इस विद्रोह की खबर मेलानी तक पहुंच चुकी थी। कमांडर ग्रे सभी विद्रोहियों को खत्म करने के लिए उतावले हुए जा रहे थे। बस इंतजार थी तो मिस्टर विल्फोर्ड के आदेश की। लेटन भी वहीं पर था। इस विद्रोह का सुन वो मेलेनी से उन टेली को आत्मसमर्पण कराने का रिक्वेस्ट किया, जिसे वो मान गई। उसे 3 मिनट दिए गए, जिसके बाद उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। लेटन अपनी पहचान बताते हुए अंदर दाखिल हुआ तो अंदर का नजारा देख दंग रह गया। हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं। पाइक के ऊपर खून सवार था। उन्होंने बेस को बंदी बना रखा था। हालांकि ये तरकीब ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली। उसने बताया कि हरवा हथियार लेकर पिछली बोगी में सैकड़ों तैयार बैठे हैं। सिर्फ 2 मिनट में सबको मार डालेंगे। इससे बचने का लेटन के पास एक तरकीब था, पर इसके लिए उन लोगों को आत्मसमर्पण करना होगा। आत्मसमर्पण का नाम सुनते ही वे बौखला उठे। काफी मशक्कत के बाद वो लेटन की पूरी बात सुनने के लिए तैयार हुए। उन्हें ड्रावर में रहने की सजा मिलेगी, जहां से बाहर निकालने का जिम्मा लेटन का होगा। दरअसल वे उसे ट्रेन डिटेक्टिव बना रहे हैं। सिर्फ कुछ दिनों में ही लेटन ने 130 बोगियों का जायजा लिया है। उनके पास इंफॉर्मेशन होगी, तभी वो जीत पाएंगे। ट्रेन पर कब्जा करने का जो ओल्ड इवान का सपना था, उसे पूरा कर सकेंगे। काफी समझाने बुझाने के बाद बचे हुए तीनों बागी आत्मसमर्पण किए। उन्हें पूरी जिंदगी ड्रावर में रहने की सजा मिली। हालांकि रूथ और कमांडर इससे संतुष्ट नहीं थे।
तब मेलेनी ने किसी का हाथ तोड़कर मामले को बराबर करने का फैसला किया। उनमें एक बच्ची थी जो विद्रोह के दौरान उनकी मदद कर रही थी। उसी के हाथ को तोड़ने की घोषणा की गई। ये जान उसकी मां के साथ साथ पूरे टेलीज का कलेजा दहल उठा। वे तुरंत उस बच्ची को पकड़कर सजा के लिए तैयार करने लगे, मानो उनके अंदर रहम नाम की कोई चीज है ही नहीं। तब उसकी मां उसके बचाव में आगे आई। उसने कबूला कि उसे बागी बनाने में उसका हाथ है, इसीलिए बच्ची की जगह सजा उसे मिलनी चाहिए। चलो, कोई तो है जो अपनी गलती खुद मान रहा है। रूथी उसकी बात मान बच्ची को जाने दी, जिसके बाद उस औरत के एक हाथ को -120 डिग्री में जमने के लिए बाहर कर दिया गया। कुछ सेकंड में ही उसका पूरा हाथ बर्फ में तब्दील हो गया। फिर वे उसे हथौड़े से मारकर तोड़ दिए। अमीरों की ये ज्यादती अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। जोजी को उम्मीद थी कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वे उन अमीरों से बदला लेंगे। इस 1001 बोगियों वाली लंबी ट्रेन पर उनका कब्जा होगा। उधर उन तीनों को भी ड्राइवर की सजा मिल चुकी थी। वे आखिरी सांस तक के लिए ड्राइवर में जा चुके थे। अगली सुबह लेटन फिर से तहकीकात शुरू किया। वो कुछ गड़बड़ न करें, इसके लिए बेस को उसकी निगरानी में रखा गया था। हालांकि फिर भी वो अपनी वाली कर ही लेता था। पूछताछ के बहाने वो अपनी पूर्व पत्नी जारा से भी मिल लिया। जिस तरह से शॉन वाइज के हाथ पैरों को काटा गया था, वैसा हथियार तो बुचर के अलावा किसी के पास नहीं हो सकता। वे फौरन बुचर खाने पहुंचे, लेकिन बिना परमिशन के उन्हें एंट्री नहीं मिली। इधर इंजन रूम में हम बेनेट और जवियर को देखते हैं, जिनके ऊपर स्नो पीसर को निरंतर चलाते रहने की जिम्मेदारी है। पर लगता है कि आज उनकी सामत आने वाली है। सामने एक विशाल बर्फ का पहाड़ टूटकर ट्रेन की पटरी पर आ गिरा, जिससे ट्रेन की इंजन रूम में एक जोरदार झटका महसूस हुआ और फिर अचानक एक भयंकर आवाज आई। बेनेट और खवियर ने एक दूसरे को घबराए हुए देखा, लेकिन स्थिति की गंभीरता समझते हुए दोनों तुरंत नियंत्रण का प्रयास करने लगे। बर्फ की इस आपदा ने पूरे ट्रेन को डावाडोल करके रख दिया था। वही ट्रेन की वो बोगियां जिनमें जानवर वगैरह थे, उनके विंडो टूट गए। वहां जितने जानवर और इंसान थे, सबके सब क्षण भर में जमकर बर्फ में तब्दील हो गए। हालांकि कुछ ही देर में सब कुछ नियंत्रित हो गया। जो बला आई थी वो काफी कुछ नुकसान पहुंचाकर टल गई। 2 मिनट के लिए इनको भी फ्रीजर चेक करने की परमिशन मिल गई। फ्रीजर में तो कुछ नहीं मिला, शायद वेंटिलेशन के अंदर कुछ था। साथ ही साथ लेटन के हाथ एक पिन लग चुका था। वो बेस को काम पर लगाकर चुपके से उस पिन को छिपा लिया, जो आगे चलकर उसके काम आने वाली है। वेंटिलेशन के खुलते ही बेस का कलेजा, दरअसल उस सीरियल किलर ने शॉन वाइज के कटे हुए हाथ पांव इसी के अंदर रखे थे। हो सकता है कातिल इन्हीं बुचर्स में से कोई एक हो। ऐसा मुमकिन तो है, पर कातिल पुलिस को गुमराह करने के लिए भी ऐसा कर सकता है। पर पूछताछ के लिए कोई बुचर बचा ही नहीं। इस आपदा में सारे के सारे मारे गए। वही एक बला टल्ली नहीं, दूसरी सर पे खड़ी थी। ट्रेन चढ़ान पर थी, बिजली की खपत ज्यादा हो रही थी, निरंतर पावर सोर्स की जरूरत थी। लोड कम करने के लिए इनके पास 3 ऑप्शंस थे। या तो कृषि पद्धति में खपत हो रहे बिजली की सप्लाई काट दे, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचेगा, या फिर अमीरों की जकूजी बंद करवाए। नहीं तो 2 दिन के लिए टेल के पानी का सप्लाई रोक दे, वरना अगर उनकी रफ्तार धीमी हुई तो इसी माउंटेन पर फंसकर सभी मारे जाएंगे। पानी बंद करना उचित विकल्प नहीं था। कुल ऑप्शंस पर विचार करने के बाद मेलेनी ने 2nd क्लास और 3rd क्लास को दिन में 15 मिनट पानी देने का निर्णय लिया। वही यूज किए हुए पानी से टेल को काम चलाना पड़ेगा। बिजली बचाने के लिए वे टेल में ब्लैकआउट करवा दिए। बेचारे 7 सालों में सूरज की एक किरण तक नहीं देख पाए थे, ऊपर से ये ब्लैकआउट। पर उनको फुसलाने के लिए मेलेनी ने अलग से जुगाड़ बना रखा था, ताकि विल्फोर्ड में उनका भरोसा बना रहे। इसके तुरंत बाद रूथ टेल के लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आई। अनाउंस करके बताई कि उनके इतने विद्रोहों के बावजूद मिस्टर विल्फोर्ड ने उन पर रहम किया है। 3 बच्चों को अप्रेंटिसशिप के लिए चुना गया है, जो 1st क्लास में रहकर पढ़ाई करेंगे, जिनमें से एक जोजी का बेटा माइल्स भी था। हालांकि माइल्स उसका सगा बेटा नहीं था। 7 साल पहले माइल्स के पेरेंट्स इस ट्रेन में चढ़ नहीं सके थे। तब जोजी ने ही माइल्स को बचाया, ऊपर से पाल पोष कर बड़ा भी किया। मतलब वो उसकी टेल मम थी, जो उसके जाने से काफी दुखी थी, क्योंकि अब वो फिर कभी मिल नहीं सकेंगे। जाते जाते माइल्स दिलासा दिलाता गया कि लेटन का तरकीब काम करेगा। वो ट्रेन पर कब्जा करने बाद दोबारा जरूर मिलेंगे। इधर हमें डॉक्टर तेजस की एक नई बात पता चली। 2 सालों से देख रेख करते करते वो निकी जेनेट को पसंद करने लगा था। उसके गुप्तांगों की साफ सफाई करने के लिए उसने एक आदमी से रेजर का सौदा किया, जिसके लिए उसने शॉन वाइज के हाथ से एक चीप निकाला, जो कि एक्सेस की था। मतलब ये छोटा सा यंत्र 2nd और 3rd क्लास के किसी भी दरवाजे को खोलने की कुंजी थी। यहीं पर एक सवाल उठता है, आखिर शॉन वाइज कौन था जिसके पास पूरे 2nd और 3rd क्लास की एक्सेस की थी? उस सीरियल किलर ने उसे ही क्यों मारा? खैर जो भी हो, इस एक्सेस की का सौदा काफी जगहों पर हुआ।
ये की एक हाथ से दूसरे हाथ जाते जाते आखिर में सेकंड क्लास के एक ड्रग माफिया के पास पहुंचा जिसका नाम था पैट्रिक। बात करें शॉन वाइज के मर्डर केस की तो उसकी जांच की रफ्तार काफी धीमी पड़ चुकी थी। तब जाकर मेलेनी ने सच्चाई उगला। बताया कि शॉन वाइज इस ट्रेन के कर्ता धर्ता विलफोर्ड का जासूस था। दोस्तों, इसी के चलते उसके पास एक्सेस की थी। अपनी जान गंवाने से पहले वो थर्ड क्लास में नए किस्म का ड्रग्स क्रोनोल की जानकारी इकट्ठा करने में लगा था। मतलब इन्हें जांच की शुरुआत वहीं से शुरू करनी होगी। लेटन एक ऐसे ब्रेकमैन को जानता था जो मजे के बदले टेल के लड़कों को क्रोनोल सप्लाई करता था। लेटन के पहचान कराते ही रॉच ने फौरन उस ब्रेकमैन को दबोच लिया। फिर उससे उसके ड्रग सोर्स के बारे में उगलवा लिए, जो कि जेनिटर विभाग का हेड था। वहीं दूसरी तरफ फर्स्ट क्लास में हम पहली बार फोल्गर फैमिली को देखते हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा विलफोर्ड इंडस्ट्रीज को फंड किया था ताकि उन्हें उच्च दर्जे की सहूलियत मिल सके। पर अब उन्हें लग रहा है कि विलफोर्ड इसमें नाकाम होते जा रहे हैं। मतलब सीरियल किलर और टेल की बगावत की खबर इनके बीच भी आम हो चुकी थी। एक सीरियल किलर उनके बीच खुलेआम घूम रहा है। कम से कम ऐसे सिचुएशन में तो विलफोर्ड को सामने आना चाहिए। वैसे वो बाइसिक्योर इंजन में है, इसलिए मेलेनी के जरिए अपनी बात उन तक पहुंचाते हैं, जो बात सबको पता ही थी। खैर, इस डर के माहौल से लोगों का ध्यान भटकाना जरूरी हो चुका था। तो जो फाइट नाइट एक हफ्ते बाद होने वाली थी, उसका आयोजन मेलेनी ने आज शाम रखने का बनाया। लोगों में इस फाइट नाइट का क्रेज दिखे, इसके लिए विजेता को सेकंड क्लास में अपग्रेड का इनाम रखा गया। रूथे इसके लिए पूरी तरह सहमत थी। शीघ्र ही फाइट नाइट के आयोजन का अनाउंस कर दिया गया। उस ब्रेकमैन के सोर्स तक पहुंचने का यह सुनहरा अवसर बन सकता है। इसलिए मेलेनी ने फाइट नाइट में जाने के लिए लेटन को भी इजाजत दे दी। फिर वो फाइट नाइट के लिए मिस्टर विलफोर्ड की एआई वॉइस में एक स्पीच को जनरेट तथा एडिट करने में जुट गई। शाम होते ही महफिल सज चुकी थी, मजमा लग चुका था। मिस ऑड्री के गाने पर सब झूम रहे थे। इतने में मेलेनी ने अनाउंस किया कि आज रात की फाइट नाइट के लिए मिस्टर विलफोर्ड सभी को एक मैसेज देना चाहते हैं। विलफोर्ड की आवाज सुनने के लिए यकायक पूरे ट्रेन में शांति पसर गई। लेकिन उन्हें कहा पता था कि जो आवाज वो सुन रहे हैं उसे मेलेनी ने एआई से जनरेट किया है। फिर विलफोर्ड का क्या हुआ जिसकी ये ट्रेन है? कहीं वो बीमार वगैरह तो नहीं? खैर, जो भी हो, लेटन आज दिन में निकी जेनेट से पूछताछ करने की पेशकश किया था, इसलिए उसे ड्रावर से बाहर निकाला गया था। होश में आते ही वो यहां से बाहर निकल गई। इधर मौका देख लेटन जारा से मिला। उसे जेनिटर विभाग के हेड के बारे में जानकारी चाहिए थी, तो जारा ने उसकी पहचान कराई। साथ ही साथ अपना रिंग भी दी ताकि इस रिंग का लालच देकर वो पैट्रिक का मुंह खुलवा सके। उधर निकी जेनेट गिरते पड़ते यहां आ पहुंची। तभी बेस ने उसे देख लिया। फोल्गर फैमिली की नजर भी उसी पर टिकी थी। दरअसल वे निकी को पहचान गए, जिसे 2 साल पहले कत्ल की सजा हुई थी। पर वो बाहर क्या कर रही है? ऊपर से कुछ देर पहले वो ट्रेन डिटेक्टिव भी दिखा था। हो ना हो, मामला जरूर गड़बड़ चल रहा है। ये है रॉबर्ट फोल्गर की बेटी एलजे, जो कि बहुत नकछड़ी है। उसका बाप उसे सर पर बिठाकर रखता है। काफी तामझाम के बाद पैट्रिक लेटन से मिला। उसे लाइन पर लाने के लिए लेटन ने पहले ही उसके क्रोनोल के व्यापार वाली पोल खोल दी। हालांकि वो चाहे तो इसे राज रख सकता है, बशर्ते पैट्रिक को उसके कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। लेटन उसे काम का आदमी लगा। ऊपर से वो टेल से था, तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। वैसे क्रोनोल से ड्रग्स कौन बना रहा है, इसे पता करने के लिए विलफोर्ड ने 2 साल पहले ही अपने एक जासूस को लगाया था, जिसका नाम था शॉन वाइज, जिसका किसी ने कत्ल कर दिया। पैट्रिक तुरंत हाथ खड़े कर लिया कि भाई मुझे इसमें मत घसीटो, मैंने शॉन वाइज को नहीं मारा। जिस रात उसका कत्ल हुआ वो एक शख्स के साथ क्रोनोल खरीदने आया था, जिसे पैट्रिक ने थर्ड क्लास में कभी नहीं देखा था। शायद वो सेकंड या फिर फर्स्ट क्लास से आया था। देखने में फिट था, बाल छोटे और शरीर से तगड़ा था। वैसे इस केस के अलावा लेटन के पास एक और अहम मुद्दा था। देखा जाए तो इस ट्रेन में 3000 लोग हैं, जिनमें से 70% आबादी टेल और थर्ड क्लास की है। फिर भी अमीरजादे राज कर रहे हैं, पर वे चाहे तो मिलकर हालात बदल सकते हैं। मतलब वो इस केस के सुलझाने के आड़ में अपने असली मिशन को साथ लेकर चल रहा था। लेटन को उससे एक और चीज की जरूरत थी, जिसके लिए वो कीमत भी दिया। वापस लौटा तब तक फाइट खत्म हो चुका था। वो मेलेनी से मिलकर बताया कि उसे शॉन वाइज के हत्यारे का हुलिया पता चल चुका है। हालांकि जब तक उसे जोजी से मिलने नहीं दिया जाता, तब तक वो उन्हें कुछ नहीं बताने वाला। पहले उसे टेल के लोगों की खबर लेनी है। अगले पल उसे वे टेल लेकर गए, जहां पर वो अपनी प्रेमिका जोजी से मिला। उसे जिंदा देख जोजी आश्चर्यचकित रह गई। दरअसल वे सब मान चुके थे कि लेटन और उसके साथियों को मार दिया गया होगा। उनके बीच काफी सारी बातें हुई, फिर वे दोनों करीब आए।
मेलेनी ने अपना वादा पूरा किया। अब बारी लेटन। दूसरी ओर मेडिकल रूम में हम किसी अज्ञात हत्यारे को देखते हैं जो अंदर ड्यूटी पर मौजूद 2 लोगों को बड़ी बेरहमी से मार डाला। ये शख्स बिल्कुल वैसा दिख रहा था जैसा हुलिया पैट्रिक ने बताया था। लगे हाथ उसने निकी जेनेट का भी काम तमाम कर डाला। वही हमें अब पता चला कि आखिर लेटन क्यों जोजी से मिलना चाहता था। उसका असली मकसद टेल में एक्सेस की पहुंचाना था, जिससे वे 3rd और 2nd क्लास के हर दरवाजे को खोल सकते हैं। ये एक्सेस की शॉन वाइज के हाथ से निकलकर अनगिनत लोगों के पास गई। आखिर में हमने इसे पैट्रिक के पास देखा था, जिससे गोल्ड रिंग के बदले लेटन ने लिया, और अब वो टेल के लोगों के पास है। तो क्या इस एक्सेस की के जरिए वो अपना मकसद पूरा कर पाएंगे? वो सीरियल किलर कौन है जो लोगों को बड़ी बेरहमी से मार रहा है? टेल से काफी सारे लोग लेबर के तौर पे काम करने 3rd क्लास में ले जाया करते थे। उन्हें इस नैनो चिप की खूबियां पता थी। अब बस इसका इस्तेमाल करके लेटन तक पहुंचना था ताकि आगे की प्लानिंग की जा सके। हालांकि अगली सुबह तक उन्हें इंतजार करना होगा। अगली सुबह डॉक्टर तेजस ड्रावर रूम पहुंचे तो उन्हें रात के कांड का पता चला। भाई साहब वही थमस के रोने लगे, क्योंकि उन्हें निकी जेनेट से प्यार था। अभी पिछले रात को ही उस सीरियल किलर का हुलिया पता चला था। इस बात को अगर मेलेनी गंभीरता से ली होती तो शायद ये 3 मर्डर न हुए होते। अब जो हो गया सो हो गया। एक बात तो तय है कि वो किलर 1st क्लास से है। उसने फाइट नाइट के दौरान मर्डर किया है तो वापस 1st क्लास में नहीं जा सका होगा। मौका रहते हुए उसे दबोच सकते हैं। इनका अंदाजा बिल्कुल सही था। फाइट नाइट खत्म होने के बाद से ही 1st क्लास का बॉर्डर बंद है, जिसके चलते वो किलर इधर ही फंसा हुआ है। अब दोबारा बॉर्डर कब खुलेगा इसकी जानकारी वो एक 2nd क्लास के वेटर से ले रहा था, लेकिन वेटर को इसकी जानकारी नहीं थी। इधर 3 लोग जो प्रतिदिन 3rd में साफ सफाई करने जाते थे, उनमें से एक बंदा डिफरेंट था। तबीयत खराब के बहाने उसकी जगह जोजी जा रही थी। एक गार्ड उस पर डाउट करने के बजाय मुस्कुरा उठा, क्योंकि अंदर ले जाने से पहले प्रत्येक दिन वे उनके कपड़े उतरवा कर नहलाया करते थे। जोजी को भी वही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ा। हालांकि बिना किसी लफड़े के उसे एंट्री मिल गई। चिप भी उसके कलाई पर सेफ थी। अब आगे उसे एक एस्ट्रिड नामी लड़की को ढूंढना है जो पहले टेल से थी, लेकिन अब 3rd के फूड प्रोसेसिंग में है। फूड डिपार्टमेंट यहां से कुछ बोगी आगे है। पूरा जानकारी लेने बाद वो निकल पड़ी। इधर मेलेनी, लेटन वगैरह जा पहुंचे थे, क्योंकि लेटन को 1st क्लास के हर एक पैसेंजर की तलाशी लेनी थी। मिस्टर विलफोर्ड किसी भी हद तक जाकर उस कातिल को पकड़ने की खुली छूट दे ही चुके हैं। मेलेनी ने रूथ और कमांडर ग्रे को समझाया, तब जाकर वो कहीं माने। इस समय 1st क्लास में सभी नाश्ता कर रहे थे। एक टेली को यहां देख सब आश्चर्यचकित हो उठे। तब लेटन ने उनको बताया कि 1st क्लास में कोई है जिसे 3rd क्लास के यात्रियों का लिंग काटने में ज्यादा मजा आता है, इसलिए बारी बारी उन सबके घरों की तलाशी ली जाएंगी, और ये फैसला मिस्टर विलफोर्ड का है तो कोई इसे नकार नहीं सकता। पूछताछ करने पर पता चला कि सारे फैमिलीज के गार्ड्स उनके साथ थे। सिर्फ फोल्गर फैमिली का गार्ड फाइट नाइट के बाद से ही गायब था। ये बात अब तक उन्होंने सबसे छिपा कर रखा, जिससे उन पर शक और बढ़ने लगा। फोल्गर फैमिली का गार्ड एरिक सस्पेक्ट है, इस बात को रॉच के पास पहुंचा दी गई। जब बात उनके घर की तलाशी लेने की आई तो एलजे फोल्गर की मां लायला पहले मिस्टर विलफोर्ड से बात करने की मांग की। आखिरकार मेलेनी को उनकी बात माननी पड़ी। उसने तुरंत विलफोर्ड को फोन मिलाया। ऐसा सबको लग रहा था, पर वो हावियर से बात करके दिखावा कर रही थी कि वो विलफोर्ड से बात कर रही है। यावियर स्थिति की गंभीरता को समझते हुए विलफोर्ड बनकर एलजे की मां से बात करने के लिए तैयार हुआ। हालांकि इसकी नौबत नहीं आई। आखिर विलफोर्ड कहां है और ये बात मेलेनी सबसे छिपा क्यों रही है? विलफोर्ड के साथ कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ये बात लेटन कहीं ना कहीं समझ चुका है। फौरन तलाशी शुरू की गई। उधर जोजी बचते बचाते एस्ट्रिड से मिली। जोजी को यहां देख वो बिल्कुल हैरान हो उठी, क्योंकि कुछ गड़बड़ हुआ तो उसे वापस टेल में डाल दिया जाएगा। वैसे वो टेल से बाहर कैसे निकली? इन फालतू सवालों के लिए जोजी के पास टाइम नहीं था, इसलिए वो सीधे मुद्दे पर आई। उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जो लेटन और उनके बीच की कड़ी बन सके, मतलब लेटन की बात टेल तक पहुंचा सके। एस्ट्रिड फूड प्रोसेसिंग में थी तो उसके लिए ये काम आसान था। हालांकि इसके लिए उसे पहले लेटन तक पहुंचना होगा। वो भी सालों तक टेल में कीड़ों मकोड़ों की जिंदगी गुजारने के बाद 3rd क्लास में आई थी, इसलिए उनकी पीड़ा भलीभांति समझती थी। इसमें रिस्क तो था, फिर भी वो जोजी की बात मान गई। इस प्रकार बिना किसी के हाथ लगे जोजी ने अपना काम निपटा लिया। वहीं सारे ब्रेकमैन 3rd और 2nd के अलग अलग बोगियों में खोजबीन में जुटे थे। इतने में उनकी आने की भनक जैसे ही एरिक को हुई, झट से अपनी रिवॉल्वर लोड करने लगा। वैसे बताते चले कि स्नो पीसर के रूल बुक के तहत ट्रेन स्टार्ट होने से पहले सारे गन्स बाहर फेंकवा दिए गए थे। यहां तक कि किसी ब्रेकमैन के पास भी गन नहीं है, मतलब ये गन अंदर किसी तरह जुगाड़ करके लाया होगा।
मौके की नजाकत देख वो भाग निकला। ब्रेकमैन बेस उसके पीछे पड़ गई। उनके बीच चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया। पता चला कि एरिक और एलजे रिलेशनशिप में थे। इससे फोल्गर फैमिली के लोगों के बीच अहमियत डाउन हो जाती कि उनका गार्ड ही उनका दामाद है, इसलिए अब तक वे इस बात को छिपाते आ रहे थे। तभी उसके मरने की खबर मिली, जिसे सुनते ही एलजे रोने लगी, पर वो किसी साइकोपैथ से कम नहीं लग रही थी। काफी नचाने के बाद उसका बॉयफ्रेंड गार्ड्स के हत्थे चढ़ा था। इधर लेटन को एलजे के मेकअप बॉक्स से 2 लिंग मिले। अब मामला बिल्कुल साफ हो चुका था। एलजे के वाहियात शौक के चलते एरिक लोगों को मारकर उनका लिंग काट लेता था, इसलिए सारे कत्ल की जड़ एलजे है। अपनी पोल खुलते ही वो बीख के मारे तिलमिलाकर लेटन पर हमला कर बैठी। हालांकि इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। आखिरकार अब वो पल आ चुका था जिसका इंतजार लेटन कई महीनों से कर रहा था। वो टेल में लौटने के लिए बेकरार था, लेकिन मेलेनी ने घात कर दिया, क्योंकि उसका लौटना खतरनाक साबित हो सकता था। उसने सारा सिस्टम देख और समझ जो लिया है। इसके 2 दिन बाद टेलीज को एस्ट्रिड की तरफ से एक मैसेज मिला। दरअसल वो फूड प्रोसेसिंग में थी, तो उसके लिए इस प्रकार से मैसेज भेजना आसान था। इस मैसेज में 2 ही शब्द लिखे थे, लेटन गुम हो चुका है। काम निकलते ही वे उसे अनंत काल के लिए ड्रावर में डाल चुके थे, और जिसे अंदर होना चाहिए था उसे मेलेनी के रहमोकरम पर जमानत मिल गई। अगले दिन इस मुकदमे के लिए मिस्टर विलफोर्ड की तरफ से न्यायाधिकरण का पुनर्गठन किया गया, जिसके तहत 1st, 2nd और 3rd क्लास से रैंडमली 3 जूरिस्ट चुने गए। उधर सेम टाइम पर जोजी अपने साथियों के साथ ड्यूटी पर निकल चुकी थी। एस्ट्रिड को भी लेटन के गायब होने के बारे में कुछ पता नहीं था। हालांकि वो एक ऐसे आदमी को जानती थी जो उसका पता लगाने में उनकी मदद कर सकता है। उसका नाम था पैट्रिक, जो उन्हें मार्केट में मिलेगा। तब तक मुकदमे के सुनवाई की तैयारी पूरी हो चुकी थी। भटकते भटकते वो पैट्रिक के एक सफाई कर्मी के हाथ लग गई। फिर उसने लेटन के गायब होने की बात बताई। शायद वे उसे ड्रावर में रखे होंगे। हालांकि उसने उनकी इतनी बड़ी गुत्थी सुलझाई, फिर उसे गायब क्यों किया? शायद वो कुछ अहम चीज जान गया होगा। वैसे जोजी बिल्कुल सही टाइम पर आई है। उधर मुकदमे की सुनवाई में सारे सुरक्षाकर्मी व्यस्त थे। ये लोग ड्रावर पर धावा बोलने निकलने ही वाले थे, तो साथ में जोजी को भी लेते गए। पता चला कि डॉक्टर तेजस सुनवाई में शामिल होने के लिए निकल ही रहे थे। उनके जाते ही वे काम पर लग गए। दरवाजे को खोलने की इनके पास टेक्निक थी, जिससे साफ पता चलता है कि वे पहले भी ऐसा कर चुके होंगे। वही एलजे का बचना नामुमकिन था, क्योंकि बतौर सबूत उसके मेकअप बॉक्स से 2 लिंग मिले थे। उसी के कहने पर उसका बॉडीगार्ड एरिक मर्डर करता था, यानी सारे कत्ल में एलजे दोषी पाई गई। इससे पहले कि जूरिस्ट उसे ताउम्र ड्रावर में रहने की सजा सुनाते, मिस्टर विलफोर्ड का एक मैसेज मिला, जिसे रूथ सबको पढ़कर सुनाई। एलजे सजा घर पर रहकर अपने पेरेंट्स के साथ काट सकती हैं। विलफोर्ड के इस फैसले से वहां खलबली मच गई। ये तो 3rd क्लास के लोगों के साथ सरासर नाइंसाफी था। वैसे इसका फैसला मेलेनी, जवियर और बेनेट पहले ही कर चुके थे। उनका मानना था कि फोल्गर फैमिली इस ट्रेन के सबसे ताकतवर लोग हैं। अगर उनके परिवार को छेड़ा गया तो इनके नियम वगैरह की लंका लग जाएंगी। इसलिए शांति बनाए रखने के लिए उन्हें ये करना पड़ा। दूसरी तरफ पैट्रिक ताबड़तोड़ क्रोनोल पर झपट पड़ा। मतलब वो यही से चुराकर उससे ड्रग्स बनाकर बेचा करता था। यह वो लेटन के लिए नहीं, बल्कि अपने मतलब के लिए आया था। कुछ भी करो, पकड़े मत जाना, इतना हिदायत देकर वे भाग निकले। यहाँ 400 ड्रावर थे, जिनमें काफी टेलीज को रखा गया था। दरअसल रिसोर्सेज खत्म होने के बाद मानव सभ्यता को सदियों तक कैसे बचाया जाए, मेलेनी की एक साइंटिस्ट इन पर गहन रिसर्च कर रही थी। मानव एक्सपेरिमेंट का महज कुछ ही लोग जानते थे। आम आदमी को यही लगता था कि ड्रावर सजा के लिए बनाए गए हैं। हालांकि इनमें बहुतेरों ऐसे थे जिन्होंने कभी कोई जुर्म किया ही नहीं। काफी ड्रावर खंगालने के बाद जोजी को लेटन मिल गया। इतने में ब्रेकमैन बेस्ट सुनवाई निपटाकर इधर ही आ रही थी। उसने मेडिकल के दरवाजे को देख गड़बड़ी भांप लिया। हालांकि तब तक जोजी लेटन के साथ ही ड्रावर में छिप चुकी थी, फिर भी पकड़ी गई। ब्रेकमैन तुरंत उसे पटक कर चढ़ बैठा। बेस के मना करने के बावजूद वो उसके गर्दन पर ऐसा झपटा मानो गला घोंट कर मार ही डालेगा। तभी बेस ने दिया एक कनपटी के नीचे। वैसे लेटन को ड्रावर के अंदर देखना बेस के लिए भी शॉकिंग था। जहां तक उसे बताया गया था कि लेटन को केस सॉल्व होने के बाद टेल में छोड़ दिया गया। मतलब जिसने उनकी मदद की उसका वे लोग ऐसा हाल करेंगे। बेस को उनकी ये हरकत तनिक भी अच्छी नहीं लगी, इसीलिए उसने लेटन को इस मुश्किल से बाहर निकालना ही सही समझा। हालांकि उसे होशोहवास में लौटने में 8-10 घंटे लग सकते हैं। तब तक उसकी देख रेख करने के लिए जारा से बढ़िया ऑप्शन नहीं था। बेस उसके घर का पता जानती थी। वे फौरन उसे जारा के पास छोड़ आए। अब सब कुछ जारा के ऊपर था।
अगली सुबह हम एक शख्स को देखते हैं जो 3rd क्लास के वर्कर्स में पर्चे बांट रहा था। वे स्ट्राइक करने के फिराक में थे क्योंकि जिस तरह से सुनवाई के दौरान उनका मजाक बनाया गया, भाई साहब उसका बदला तो उन्हें लेना ही था। वैसे मेलेनी को पहले से ही इसका अंदाजा था। इससे पहले कि उनका संगठन मजबूत हो और वे एकजुट होकर स्ट्राइक करे, मेलेनी उनके बीच पहुंची। कुछ लोग ऑलरेडी स्ट्राइक पर थे जिनका गुस्सा साफ दिख रहा था। एक ने तो मेलेनी को विल्फोर्ड की रखैल तक कह डाला। उनका इलाज कैसे करना है उसे अच्छे से पता था। जितने लोग स्ट्राइक पर थे उनकी जगह उसने टेलीज को देने की धमकी दी। वैसे भी 3rd क्लास और टेलीज बिना टिकट सफर कर रहे हैं, जिसके बदले वे निरंतर काम करते रहेंगे। उनके बीच यही डील हुई थी। क्षण भर में सबकी बोलती बंद करवाकर मेलेनी लौट गई। नेक्स्ट डे लेटन होशोवास में आ चुका था। इतने में जोजी फिर से अस्ट्रिड से अदला बदली कर खैर खबर लेने आ पहुंची। अगर उनको खबर लगी तो सबसे पहले वे जोजी के घर ही तलाशी लेंगे। लेटन को यहां से हटाना जरूरी था। वही लेटन को डर सता रहा था कि अगर वो मर मुरा गया तो उस राज का क्या होगा जिसके चलते मेलेनी ने उसे ड्रावर में डलवाया। इसलिए चलते चलते उस राज से पर्दा उठाता चला। मिस्टर विल्फोर्ड इस ट्रेन में नहीं है। इन सब के पीछे मेलेनी कैविल है, जो विल्फोर्ड के नाम से डराकर सबको धूर्त बनाकर रखी है। अगर ये बात आम हुई तो लोग उसे कच्चा चबा जाएंगे। तो जब तक सही समय नहीं आ जाता उन्हें इस राज्य को राज्य रखना होगा। इधर बेस अपने जूनियर से रात के कांड के लिए माफी मांग चुकी थी। वो उसके राज्य को राज्य रखने के लिए राजी तो हुआ, पर अब उसके तेवर बदल चुके थे, मानो अब वो उसका सीनियर हो। वही डॉक्टर तेजस के जरिए ड्रावर से लेटन के गायब होने की खबर मेलेनी को मिल चुकी थी। इनके लिए वो बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। हालांकि उसे जहां तक उम्मीद थी, लेटन किसी बड़े अफसर से पहले इस राज को आम नहीं करने वाला। वही मेलेनी उसे ये अवसर देने भी नहीं वाली। विल्फोर्ड ट्रेन में नहीं है, इस राज को छिपाने के लिए उसने माइल्स को कैद कर लिया। मतलब उसे प्रमोशन देकर सीधा इंजन रूम में भेजने का निर्णय ली। वो ऐसा क्यों कर रही है, जोजी और लेटन को समझते देर नहीं लगा। इन्हें जितनी जल्दी हो सके 3rd क्लास वालों को अपने साथ मिलाना होगा। एस्ट्रिड का शिफ्ट पूरा हो चला था, इसलिए जोजी को वापस लौटना पड़ा। उसके जाने के बाद लेटन सबसे पहले मिस ऑड्री से मिला, जिसकी फ्रेंड निकी जेनेट को इंसाफ नहीं मिल सका था। मेलेनी के मनमानी को रोकने और तख्ता पलट करने के लिए एक बैठक हुई, जिसमें 3rd के कुछ नामी गिरामी लोग शामिल हुए। हालांकि विल्फोर्ड के खिलाफ जाना, और वो भी एक टेली के कहने पर, यह कदम काफी जोखिम भरा था। सभी जानते थे कि ऐसा करना उनके लिए सिर्फ सत्ता का संघर्ष नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को भी खतरे में डालने जैसा हो सकता था। फिर भी कुछ लोगों ने यह निर्णय लिया कि अब बदलाव जरूरी है। आखिर वे उनकी मनमानी कब तक सहते रहेंगे। ट्रेन के इंजन पर कब्जा करने के लिए लेटन के पास 400 टेलीज की फौज और साथ में एक ऐसा राज जिसे बस 3rd क्लास के यात्रियों को यकीन दिलाने की दरकार थी। मामला झट से उनकी तरफ हो जाएगा। वही मेलेनी को बिल्कुल अंदाजा था कि लेटन क्या से क्या कर सकता है। उसके लिए उसे पकड़ना बेहद जरूरी था। तो शुरुआत उसने लेटन की पूर्व पत्नी जारा से की। एक तो वो लेटन के बच्चे की मां बनने वाली थी, ऊपर से टेल में भेजे जाने का डर। इससे बचने के लिए उसे बस एक सवाल का जवाब देना था। लेटन किसकी मदद से ड्रावर से बाहर निकला? इस बार अपने बच्चे को बचाने की खातिर उसने एक बार फिर टेलीज को धोखा दिया। बकायदा टेल में जाकर उसने जोजी की पहचान कराई। अगले पल उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जोजी के पकड़े जाने से ब्रेकमन बेस की भी सांस ऊपर नीचे होनी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि लेटन को बाहर निकालने में उसने भी उनकी मदद की थी। ऐसे में अगर जोजी बेस का नाम उगलती है तो उसका कैरियर खत्म समझो। मेलेनी को किसी भी कीमत पर लेटन की जानकारी निकालनी थी। इसके लिए उसने कोई कसर नहीं छोड़ा। मुंह खुलवाने के लिए पहले उसने जोजी की एक उंगली, फिर पूरा हाथ जमा डाला। वो पती रही, बिलखती रही। जब दर्द असहनीय हो चला तो आखिर में अपने जमे हुए हाथ को तोड़कर उस पर टूट पड़ी। मेलेनी डर के मारे गार्ड्स को लेकिन ये इंटरोगेशन रूम एयर टाइट था। उनके बीच काफी जद्दोजहद हुई। जोजी ने उसका गला घोंटकर मारना चाहा। हालांकि मेलेनी किसी तरह उसके चुंगल से छुटकर निकल भागी। वही ठंड के चलते जोजी मारी गई। ये बात लेटन को पता चली तो उसका बुरा हाल हो गया। अब चाहे जो हो, मेलेनी को सबक सिखाने के लिए उसने उसी रात नाइट क्लब में एलजे से संपर्क किया। बताया कि विल्फोर्ड इस ट्रेन में नहीं है, मेलेनी सब कुछ कंट्रोल कर रही है। उसे भरोसा दिलाने के लिए प्रूफ की जरूरत थी। तब माइल्स काम आया। लाइट ब्लिंक करके उसने एलजे को सिग्नल दिया। अंदर जाकर टटोलने पर उसे विल्फोर्ड का नामो निशान नहीं मिला। वहां मेलेनी और उसकी बेटी की कुछ तस्वीरें थीं, जिसे लेकर वो चुपके से निकल आई। फिर वे इस बात को कमांडर ग्रे और रूथ से शेयर किए, पर रूथ को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि ग्रे खुद विल्फोर्ड से कई बार मिल चुका है। वैसे वो ट्रेन चलने से पहले की बात है, इसलिए उन्हें एक मीटिंग रखनी चाहिए। दूसरी तरफ लेटन बगावत की पूरी तैयारी कर चुका था।
टेल वगैरह हर जगह सिग्नल भेज दिए गए। मतलब आज ही वो दिन होने वाला है जब उनका ट्रेन पर कब्जा होगा। उधर मेलेनी इंजन से बाहर निकली तो उस पर सवाल उठाने के लिए लोग तैयार खड़े थे। सबसे पहले लायला फोल्गर ने मिस्टर विल्फोर्ड के इंजन में न होने की बात रखी। तब मेलेनी ने पुराना तरकीब आजमाया। हालांकि इस बार वे उसके झांसे में नहीं आए, क्योंकि एलजे खुद इसकी आई विटनेस थी जो पिछली रात इंजन में गई थी। वहां पर कोई विल्फोर्ड नहीं, सबूत के लिए वो इंजन रूम से मेलेनी की बेटी की एक फोटो भी चुरा कर लाई थी। कमांडर ग्रे के एक इशारे पे मेलेनी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। अगले पल जितने गार्ड डाउन ट्रेन में तैनात थे उन्हें तुरंत फर्स्ट क्लास में बुला लिया गया। मेलेनी गिड़गिड़ाती रह गई कि ये लेटन की चाल है, इससे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। उसे ले जाकर इंटरोगेशन रूम में बंद कर दिया गया। इससे पहले कि देर हो जाए, अंदर एक बटन था जिसे दबाते ही इंजन में लॉकडाउन प्रक्रिया शुरू करने वाली अलार्म बज उठी। वही खवियर इस राज को छुपाने से तंग आ चुका था। वो चाहता था कि इस राज को आम कर दिया जाए। बेनेट से इस पर डिस्कस किया, लेकिन जब वो नहीं माना तो दरवाजा खोल दिया। अगले पल कमांडर ग्रे अंदर घुस आए। इस गुस्ताखी के चलते बेनेट जवियर को धक्के मारकर मेन इंजन रूम को बंद कर लिया। खवियर चाहता ही था कि सच्चाई सबको पता चले, इसलिए बिना किसी लफड़े के उनको बताया कि विल्फोर्ड मर चुका है। उधर लेटन गार्ड्स के हटने के ही इंतजार में था। ब्रेकमैन बेस पहले से ही लेटन के साथ थी। उसकी मदद से वो टेल में पहुंचा, जहां पर उसके 400 जाबांज उसके लौटने के इंतजार में थे। उन्हें 7 साल तक कैद करके रखा गया, जिसका हिसाब वो आज चुकता करने वाले हैं। विल्फोर्ड मर चुका है ये बात जानने और 400 की फौज देख रॉच भी साइड हो लिए। उधर ड्रावर में बंद बागियों को भी आजाद कर लिया गया। मतलब सब कुछ इनके प्लान के मुताबिक होते जा रहा था। अब तक बगावत की खबर कमांडर ग्रे को लग चुकी थी, जिसके बाद उनके और बागियों के बीच जमकर लड़ाई हुई। टेल में भी एक से बढ़कर एक हुनरमंद लोग थे। कबाड़ से ही उन्होंने एक जबरदस्त हथियार बनाया था, जिसके आगे कमांडर की फौज लाचार दिख रही थी। अंदर का माहौल जैसे जंग के मैदान में तब्दील हो चुका था। लेटन, बागियों का तेज तर्रार लीडर, इस लड़ाई की रणनीति को बखूबी जानता था। उसका प्रत्येक कदम सोच समझकर उठाया गया था और उसने अपनी फौज को ट्रेन के हर डिब्बे में बिखेर दिया था, ताकि ग्रे की फौज को हर जगह से घेर लिया जाए। कमांडर ग्रे की सेना भी हिम्मत नहीं हार रही थी। वे जानते थे कि इस युद्ध में जीतने के लिए उन्हें हर संभव कोशिश करनी होगी। ग्रे ने अपनी पूरी फौज को एकजुट किया और बागियों पर जोरदार हमला किया, लेकिन बागियों की रणनीति और लेटन की नेतृत्व क्षमता ने ग्रे के सब प्रयासों को विफल कर दिया। आखिरकार उन्हें घुटने टेकने पड़े। आखिर में लेटन ने ट्रेन पर कब्जा कर लिया। हालांकि वे ज्यादा देर तक उसका जश्न भी नहीं मना सके, क्योंकि इस ट्रेन का असली मालिक मिस्टर विल्फोर्ड रणभूमि में दस्तक दे चुका था। कैसे मेलेनी कैविल ने उससे उसकी पूरी ट्रेन चुरा ली, ये कहानी फिर कभी। वो कोई और नहीं बल्कि विल्फोर्ड है, इसका पता उन्हें ट्रेन की बनावट को ही देखकर लग चुका था। जरूर वो अपनी ट्रेन पर कब्जा करने आया है। देखते ही देखने उसने टेल से अपनी ट्रेन के इंजन को जोड़ लिया। सीजन 1 की कहानी यहीं पर खत्म हुई।